फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट टॉपिक जैसे आप यहाँ पे नोट्स में देख रहे हैं, डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में यही आपको मेंशन्ड है। तो इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपको यही मेंशन्ड है कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटीज आती हैं। इस चैप्टर में एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन एक्टिविटीज से हम रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं। इस एक्टिविटी के बेस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको बताए भी हैं। ये मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी है। इसमें मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न करा है और एक वाइट पाउडर फॉर्म हो गया है। ये वाइट पाउडर किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और इस एक्टिविटी का अगर हम एक स्टेप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है to clean a magnesium ribbon about 2 meter long by rubbing it with sandpaper। इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि why this step is mandatory or why we should clean the magnesium ribbon before burning it। क्वेश्चन आप कर चुके हैं पहले, ब्लूप्रिंट में भी है, टेस्ट में भी आपसे पूछा गया था। तो इसलिए करना चाहिए ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर, क्योंकि मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव, so when kept undisturbed in air it reacts with oxygen and forms a layer of magnesium oxide। to remove that layer we need to clean it with the sandpaper। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट में हम ये चीज़ समझते हैं, नोट्स में भी आप इसमें देख सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि फिजिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हुआ है, हम कैसे पता कर सकते हैं। तो ये चार चीज़ें जो आप नोट्स में भी देख रहे हैं और बुक में भी मेंशन है, अगर ये चार चीज़ें हो रही है तो हमें बता सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। सबसे पहले चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया। मैं ये नहीं कह रहा इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन के अंदर ये चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। नहीं तो अगर हम इसमें देखें चेंज इन स्टेट तो आइस टू वाटर भी होता है, लेकिन वो केमिकल चेंज नहीं है, वो फिजिकल चेंज है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ ये चीज़ कि ये जो चार चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है, केमिकल रिएक्शन हुआ है तो ये चार में से कोई एक भी हो सकती है, नहीं तो चारों भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कौन सा रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहले चेंज इन स्टेट, या तो लिक्विड में है तो आगे प्रोडक्ट में गैस में हो सकती है। नेक्स्ट चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है। जैसे हम इससे ऊपर वाला जो अभी हमने देखा था मैग्नीशियम रिबन वाला, उसमें जो पाउडर हो रहा है वो वाइट पाउडर हो रहा है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वाइट पाउडर है। तो एक तो स्टेट चेंज हो रही है, पाउडर के फॉर्म में हो रहा है, उसके बाद कलर भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व होती है आगे। सेकेंड चैप्टर में भी हमने देखा था सॉल्ट एसिड बेस वाले चैप्टर में, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में, कि गैस हमेशा इवॉल्व हो रही है। तो उससे भी हमें पता चल रहा है कि अच्छा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर दो तरीके से चेंज हो सकता है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये चार चीज़ें हमने देखी कि ये चार या हो सकती हैं, चारों में से एक भी हो सकती है, नहीं तो चारों भी हो सकती है। अब बेसिकली हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है, केमिकल इक्वेशन। नोट्स में भी आप देख सकते हैं, बुक में भी। केमिकल इक्वेशन का फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। हम लिखते कैसे हैं, सबसे पहले हमें ये पता चलेगा कि हम लिखते कैसे हैं। ये इसके लिए थोड़ा प्री रिक्वायर्ड नॉलेज आपको चाहिए, जो हम 9th में पढ़ चुके हैं कि हम रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं। तो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टॉपिक है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम उसको राइट करेंगे और उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे। जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है वो कौन सी कहलाती है? अनबैलेंस जब इक्वेशन होती है तो क्या नाम होता है उस इक्वेशन का, कौन बताएगा? कोई बताना सर चाहेगा? स्केलेटल। स्केलेटल, स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं उसको। हम यहाँ पे देख सकते हैं इसी टॉपिक में ये मेंशन है राइटिंग का केमिकल इक्वेशन में। ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन। तो जो भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है उसको स्केलेटल कहते हैं। तो बैलेंसिंग इसलिए हमारी इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में रहती है जो हमने 9th में पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना मास रिएक्टेंट में है उतना ही मास प्रोडक्ट में होना चाहिए। इसलिए रिक्वायरमेंट होती है बैलेंसिंग की। तो आप नोट्स में देखिए यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है 6 स्टेप्स में।
यहाँ पे मैंने 6 स्टेप्स में बताया हुआ है कि फर्स्ट स्टेप से लेके 6 स्टेप तक पूरी इक्वेशन कैसे बैलेंस हो सकती है। बुक भी एक बार हम रीड करेंगे, पर हैंड रिटन नोट्स में आते हैं। तो हाउ टू बैलेंस इन 6 स्टेप्स, इसमें तीसरे या चौथे स्टेप तक पूरा हो जाएगा, लेकिन फिफ्थ स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेप, राइट इन इक्वेशन फॉर्म विद बॉक्सेस। राइट इन इक्वेशन फॉर्म इन बॉक्सेस। बॉक्सेस का क्या मतलब है, आप बुक में मैं बताऊंगा। ये देखिए, ये आपको फिगर इक्वेशन दिख रही है 1.5। इसमें आप देख रहे हैं जो भी कंपाउंड है उसको अलग अलग लिख दिया गया है। ये बॉक्सेस, ये ब्रैकेट्स का यूज करा गया है। तो फर्स्ट स्टेप आप इसको ले लीजिए कि सबसे पहले हमने बॉक्सेस में लिख दिया हर एक अलग अलग कंपाउंड को। सेकंड स्टेप, लिस्ट नंबर ऑफ एटम इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एटम मतलब एक एलिमेंट के कितने एटम है उसको हम लिख देंगे। जैसे अगर यहाँ पे आयरन की बात करें तो आयरन में रिएक्टेंट के साइड में सिर्फ एक एटम है और प्रोडक्ट की साइड में 3 एटम है। तो ये एक ऐसे बॉक्स बना के हमने लिख दिया। देखिए ये सिर्फ स्टार्टिंग में है कि जैसे आपको अगर बिल्कुल नहीं आती है बैलेंसिंग, तो ये अगर आप 6 सिंपल स्टेप्स करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा। जैसे जैसे इनको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये बिना 6 स्टेप्स के आप कर सकते हैं बहुत इजीली, सिर्फ देख कर इक्वेशंस को। तो सेकंड स्टेप, लिस्ट नंबर ऑफ एटम इन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। टेबल से बना सकते हैं, नहीं तो कहीं पे लिख भी सकते हैं आप। थर्ड स्टेप, स्टार्ट बैलेंसिंग मैक्सिमम एलिमेंट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 बार लिख दिया है। स्टार्ट बैलेंसिंग एलिमेंट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। जिस भी एलिमेंट में सबसे ज्यादा एटम है उसको सबसे पहले आप बैलेंस करना स्टार्ट करिए। ऐसे कोई रूल नहीं है, छोटे वाला करेंगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन एक कन्वीनियंट मेथड रहता है कि सबसे पहले उसको बैलेंस करिए, जिस उस एलिमेंट या उस को बैलेंस कीजिए जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। तो अगर हम इसी की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा है, तो हम सबसे पहले उसी को बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ टेबल में आप देख सकते हैं इनिशियल कितने हैं, बैलेंस कितना हमने करा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को हमने बैलेंस करा। फोर्थ स्टेप है कि अब बाकी दूसरे भी देखें। अभी सबसे ज्यादा देखा, जिसमें सबसे ज्यादा एटम है उसको बैलेंस करा। अब उसके बाद उससे कम एक एक करके बैलेंस करना स्टार्ट करा। फिफ्थ स्टेप है क्रॉस वेरीफाई यूजिंग टेबल। क्रॉस वेरीफाई यूजिंग टेबल मतलब जो हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था कि हमने लिस्ट करे थे नंबर ऑफ एटम बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, वही सेम अब क्या हम करेंगे, क्रॉस वेरीफाई कि क्या हमने जो करा है वो ठीक है या नहीं। फिफ्थ स्टेप हो गया क्रॉस वेरीफाई। और लास्ट सिक्स स्टेप होगा बैलेंस, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन विद स्टेट। अगर स्टेट मेंशन्ड है आपको क्वेश्चन में तो आप स्टेट भी लिख दीजिए। स्टेट मतलब एक्वस है, सॉलिड है, लिक्विड है, ये सारी स्टेट कहलाती है। तो इन 6 सिंपल स्टेप्स में आप कोई भी चीज को, कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब क्या यहाँ तक क्लियर है? बुक में आप देख सकते हैं, बुक में 6 या 7 स्टेप्स गिवन है, तो सेम ही बात है, कोई अलग नहीं है। बस एक जो फालतू के स्टेप्स हैं वो मैंने यहाँ पे हटा दिए। ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस आते हैं। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। काफी बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी करा था। तो ऐसे हमारा ये फर्स्ट हाफ खत्म होता है चैप्टर का, इसको आप फर्स्ट हाफ मान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप्स के, बेसिकली 5 टाइप के आपके पास होते हैं। नोट्स आप देखिए पहले, उसके बाद हम बुक में पढ़ेंगे, आपको थोड़े हैंडी रहेंगे नोट्स। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, मेंशन्ड है यहाँ पे। सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें काफी रिएक्शंस होते हैं, मतलब काफी केमिकल इक्वेशन होते हैं, सिर्फ मैंने यहाँ पे एक मेंशन करा है फॉर एन एग्जांपल। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड हो और प्रोडक्ट फिर फॉर्म करे। जनरल टर्म ए प्लस बी गिव्स ए बी। रिएक्टेंट के साथ 2 हैं, प्रोडक्ट के साथ सिर्फ एक है। तो ये आप देख रहे हैं रिएक्टेंट जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल CaO
plus H2O gives CaOH whole twice. तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये आप देख रहे हैं रिएक्टेंट्स जो है वो दो हैं, CaO है और वाटर, लेकिन हमारा जो बन रहा है वो स्लिक लाइम बन रहा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन का इसको आप एकदम उल्टा मान सकते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, दो चीजें मिल रही हैं। डीकम्पोजिशन में क्या होगा, वो एक रिएक्टेंट होगा और वो दो में स्प्लिट हो जाएगा। जनरल टर्म इसमें हम देखेंगे ए बी गिव्स A प्लस बी। एक रिएक्टेंट है, जब उसको हमने रिएक्ट कराया या बेसिकली हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी या सनलाइट प्रोवाइड करी, हमने बस एनर्जी उसको प्रोवाइड करा तो वो दो में स्प्लिट अप हो गया। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में दिया था कि आप एक एक एग्जांपल लिख के, जब इलेक्ट्रिसिटी के साथ वो रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जब हम प्रोवाइड करेंगे रिएक्शन होगा हीट और लाइट, तो उनमें तीन मैंने बताए थे कौन से लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए हम हीट कर रहे हैं और अलग अलग फेरिक ऑक्साइड फिर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वो स्प्लिट हो रहा है। बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक रिएक्टेंट और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट अगर हम लिटरली वर्ड देखें, डिस्प्लेसमेंट का डिक्शनरी में मतलब कि एक को दूसरे से अलग करना, डिस्प्लेस करना, जगह चेंज करना बेसिकली। तो जनरल टर्म अगर हम इसको देखें, A प्लस बी सी गिव्स AC प्लस बी। क्या हुआ यहाँ पे, A ने C के साथ बॉन्ड बना लिया और B अलग हो गया। एग्जाम्पल, आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डालते हैं, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। अब ये रिएक्शन आया कैसे, देखिए Fe भी एक मेटल है या आयरन जो है वो मेटल है, कॉपर भी एक मेटल होता है। यहाँ पे आयरन ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद सल्फर के साथ, सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया, SO4 के साथ खुद बॉन्ड बना लिया। अब ऐसे क्यों बना लिया उसने, हमने 8th क्लास में एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी मेटल की, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो, एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी मेटल की। उसमें हमें पता चलता था कि कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है, किससे कम रिएक्टिव है। उस सीरीज के हिसाब से, वो सीरीज हम आगे भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो केमिस्ट्री का है बाय द वे, तो उसमें भी हम एक और बार उस सीरीज को पढ़ेंगे। उस सीरीज में आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप एक रूम में गए हैं और वहाँ पे 3 चेयर्स हैं और तीनों चेयर पे कोई 3 लोग बैठे हैं। एक आपसे बड़े हैं, दूसरा जो है उसकी और आपकी एज सेम है, और तीसरा आपसे छोटा है। अब आपको चेयर पे बैठना है। कंडीशन ये है, 3 चेयर है, तीनों पे लोग बैठे हुए हैं, एक में आपसे एज बड़े के बैठे हैं, दूसरे में आपकी एज के बराबर बैठे हैं, और तीसरी चेयर पे आपकी उम्र से छोटे बैठा है और आपको वहाँ पे बैठना है। तो आपकी पावर छोटे वाले बच्चे से ज़्यादा है ना, तो आप क्या करेंगे, छोटे वाले को बोलेंगे हट जा, या खींच के हटा देंगे, है ना, क्योंकि पावर ज़्यादा है बेसिकली। इसको हम केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं। आयरन जो है उसके पास पावर ज़्यादा है, पावर का मतलब रिएक्टिव ज़्यादा है वो, तो इसलिए वो कॉपर को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि 2 बार डिस्प्लेस हुआ है। जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें, ए बी प्लस सी डी गिव्स ए सी प्लस बी डी। ए बी और जो सी डी है, ए ने सी को डिस्प्लेस करा और ए ने डी को डिस्प्लेस करा और सी के साथ बॉन्ड बना लिया। उसके बाद बी ने सी को डिस्प्लेस करके डी के साथ बॉन्ड बना लिया, क्रॉस हो गए बेसिकली। तो आपकी बुक के अंदर सिर्फ एक ही एग्जांपल गिवन है डबल डिस्प्लेसमेंट का, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन के अंदर दो चीजें हैं, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो ऑक्सीजन कहलाते हैं, उसको ऑक्सीडेशन कहलाते हैं, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो उसको ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन रिमूव हो या
हाइड्रोजन को ऐड करा जाए। तो बेसिकली ये ओवरव्यू है पांचों टाइप्स ऑफ रिएक्शन का। इसमें आप बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को मैं कन्वर्ट करके? ठीक है, तो अब एक एक करके हम थोड़ा इसको रीड करते हैं। ये विंडो थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूँ क्योंकि हमने नोट्स अब पढ़ लिए हैं। अब बुक में एक बार हम इसको देखते हैं और फिर जो इसका लास्ट टॉपिक है वो फिर हम पढ़ेंगे। तो आप नोट्स भी रेफर कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर हम देखें, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बुक से। क्विक लाइम को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो स्लिक लाइम बना, जो मैंने नोट में यहाँ पे दिया है। क्विक लाइम और वाटर मिलके क्या बना रहे हैं? स्लिक लाइम। तो वाटर और क्विक लाइम आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और स्लिक लाइम बन रहा है, तो इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअली इसकी डेफिनेशन भी गिवन है। इन दिस रिएक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction. ये जनरल टर्म आप देखिए, ए बी जो साथ में मिल रहे हैं और ए प्लस बी इज ए बी, दो या दो से ज्यादा अगर रिएक्टेंट है तो मिलके वो एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो बर्निंग ऑफ कोल, कोल जो होता है बेसिकली कार्बन से बना होता है, इसलिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के CO2 गैस इवॉल्व हो रही है यहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, तो ये भी एक एग्जांपल है किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट टू और मोर सब्सटेंस combine to form a single product, the reaction are called combination reaction. अब ये जो एग्जांपल्स है वो आप कैसे याद करेंगे? पेज वो बनाइए जो मैंने आपको समझाया है, अलग अलग उसमें हेडिंग्स लिखी है। आप हेडिंग उसमें ऐसे देख सकते हैं कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, और उसके बाद ये रिएक्शन लिख सकते हैं पूरा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो उसके बाद एक दो दिन उसको लगातार देखिए, लिख लिख, अगर देखने से नहीं होता तो लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। कुछ दिनों में आप देखेंगे आप खुद उसको याद कर पाएंगे और सिंपली याद हो जाएगा। ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? एक्सोथर्मिक होता है जिसमें एनर्जी रिलीज हो हीट के फॉर्म में, एंडोथर्मिक होता है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है हीट के फॉर्म में। तो एंडोथर्मिक में थोड़ा टेस्ट ट्यूब ठंडा लगता है, रिएक्शन करने के बाद टेस्ट ट्यूब थोड़ा ठंडा लगता है। एक्सोथर्मिक में टेस्ट ट्यूब थोड़ा गर्म लगता है रिएक्शन करने के बाद। ये रिएक्शन ग्लूकोज का जो है वो इम्पोर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है और ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया भी था कि नहीं, किसी ने शायद मुझसे पूछा था, आप में से किसी ने, कि वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे जो जब हम रिएक्शन में देख रहे हैं तो एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकलने का मतलब कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो बेसिकली अगर ऐसा क्वेश्चन है कि वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो रेस्पिरेशन का मतलब अभी आपने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा है तो वो समझ सकते हैं रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। स्प्लिटिंग अप ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरेट, ये सब चीजें हमने देखा ना रेस्पिरेशन में। तो इसलिए हम ये वाला रिएक्शन लिखेंगे और देखेंगे एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट के रूप में बाहर जा रही है, इसलिए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारा कंसिडर होगा। नेक्स्ट, अब बताइए इसमें आप अगर किसी को डाउट है तो, पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किसी को डाउट है? कृष्णा? नो सर। शिवा? नो। अर्पित? ओ अर्पित तो है नहीं। अदिति? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आप हैंड रिटन नोट्स में देख सकते हैं, रिएक्टेंट एक है और वो स्प्लिट अप हो रहा है दो में, उसी को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यही वाला एग्जांपल मैंने लिखा है, जब फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में स्प्लिट अप हो जाता है, तो उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं।
लाइमस्टोन को अगर हम हीट करेंगे तो क्विकलाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड and carbon on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime or quicklime. Uh, it has many uses. One, it is manufacture of cement. One is in manufacture of cement. So ये important है. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called a thermal decomposition. तो ये जो क्विकलाइम का एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में इसका यूज़ करा जाता है। कौन से रिएक्शन के अंदर आता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आता है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको हम यूज़ करते हैं सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि विच कंपाउंड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सीमेंट, या हाउ डू वी मैन्युफैक्चर सीमेंट। तब आप जो आपकी स्क्रीन पे ये लाइमस्टोन वाला ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, इस रिएक्शन को आपको लिख के ये समझाना होता है कि क्विकलाइम इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सीमेंट। ये सब जो भी है एग्जांपल्स है कुछ कुछ। देखिए इन एग्जांपल को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। एक क्वेश्चन मैंने इसमें ये भी कराया था कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक गैस दूसरे के ट्वाइस होती है, वो कौन सी गैस है? तो उसमें हमने एक रिएक्शन लिखा था कि जब H2O स्प्लिट अप होता है तो हाइड्रोजन में स्प्लिट होगा और ऑक्सीजन में स्प्लिट होगा। आप ये जो स्क्रीन है इसमें देखिए, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ। ऐसे ही कुछ बैलेंस होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों गैसेज है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और ये लिक्विड है। तो यहाँ पे H2 या हाइड्रोजन गैस जो है उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन के ट्वाइस है और हाइड्रोजन गैस और ट्वाइस ऑब्टेन होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इनफैक्ट पूछा गया भी है पीछे बोर्ड के पेपर में। तो ठीक है, हम वापस आते हैं। तो ये एक्टिविटी 1.7 ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करा गया और इसके बेस पे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ये सनलाइट वाला तो मैंने आपको दिया था कि AgCl है या सिल्वर क्लोराइड है, उसको जब हमने सनलाइट में रखा तो क्या हुआ? कलर चेंज हो जाता है उसका। क्यों चेंज होता है? क्योंकि ये रिएक्शन लिख सकते हैं आप। क्यों चेंज होता है? क्योंकि वो स्प्लिट अप हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन के अंदर। और उसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइन भी उसी की तरह बिहेव करता है सनलाइट में। ये वाला भी जो रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। ये सारे के सारे आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। जब आप खुद के नोट्स बनाएंगे सेल्फ स्टडी के लिए तो आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ये सब टॉपिक्स लिख के मेंशन कर सकते हैं। जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें भी मेरे हिसाब से मेंशन्ड है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट्स में आप जनरल टर्म देखिए A + B = AC + B। मतलब एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है अपनी जगह से। यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है आयरन का और सिल्वर क्लोराइड और कॉपर सल्फेट का, जो यहाँ पे मैंने बताया गया। देखिए कलर चेंज हो जाता है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। जब उसके अंदर हम आयरन डालते हैं तो उसका कलर जो होता है वो ग्रीनिश हो जाता है, ग्रीनिश ब्राउन या रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कुछ रिएक्शंस लिखे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बुक की साइड पे। Fe + CuSO4 gives FeSO4 + Cu. In this reaction, iron has displaced or removed the another element, copper, from the copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. ये एग्जांपल मैंने समझा चुका हूँ आपको। अब नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2 बार जब डिस्प्लेसमेंट होती है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड देख रहे हैं, तो अब क्या बना? बेरियम सल्फेट हो गया और सोडियम जो है वो क्लोराइड हो गया। तो ये जो है वो आप देख रहे हैं स्प्लिट अप हो गया। अब नेक्स्ट चीज हमारी आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसमें हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन कब होता है, तो मैंने आपको 2 चीज़ें इसमें समझाई थी। ऑक्सीडेशन हमें कैसे पता चलेगा? या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो
या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है। दो चीज़ें कौन सी हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हम देखिए ये वाला रिएक्शन पे हम स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे CuO प्लस H2 हीट करा तो Cu प्लस H2O बना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर रिएक्टेंट साइड में सिर्फ हाइड्रोजन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में वो H2O हो गया, यानी कि हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट की साइड में है, प्रोडक्ट की साइड में उसमें ऑक्सीजन आ गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये एक हो गया ऑक्सीडेशन। अब हम रिडक्शन की बात करेंगे, तो रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसी एग्जांपल को अगर हम लें तो CuO है यहाँ पे, लेकिन प्रोडक्ट की साइड में सिर्फ कॉपर है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे सिर्फ कॉपर है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, लेकिन प्रोडक्ट की साइड में सिर्फ कॉपर है। तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स और आती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो खुद रिड्यूस होके, ध्यान से सुनिएगा, जो खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करे उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो CO या कॉपर ऑक्साइड जो है वो खुद रिड्यूस हो रहा है, यानी अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज होके दूसरे को रिड्यूस करे। हाइड्रोजन यहाँ पे खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर को रिड्यूस कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हाइड्रोजन हो गया। उसी तरीके से ये दो आपको रिएक्शन गिवन है, इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया भी था। अब लास्ट टॉपिक इसमें हमारा आता है ऑक्सीडेशन इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में जो हम ऑक्सीडेशन देखते हैं, करोजन और रैंसिडिटी। करोजन का मतलब सिंपली अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूं, जंग लग जाना, रस्टिंग। रस्टिंग क्यों होता है? जब आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, नमी वाली अगर हवा में आयरन को रख दिया है और उसकी हमने जिंक की कोटिंग नहीं करी है, तो करोजन होता है। रैंसिडिटी का मतलब होता है खाना का सड़ जाना, या जो खाने में ऑयल और फैट होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं रैंसिडिटी। व्हेन fats and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes. Usually, substances which prevent oxidation are added to food containing fats and oil. तो ये सब हम प्रिजर्वेशन के बारे में 8th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि हम प्रिजर्व कैसे करते हैं चीज़ों को, फूड के जो पार्टिकल्स उनको प्रिजर्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है और ये पूरे चैप्टर के आपके एक ओवरव्यू है। बेसिकली सारा चैप्टर हमने एक बार दोबारा से कवर कर ही लिया है। सबसे पहले हमने ये देखा था केमिकल चेंज होता है तो हमें क्या पता चलता है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं और उसको बैलेंस कैसे करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन एक नेक्स्ट टॉपिक था, 5 टाइप थे, और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा था ऑक्सीडेशन इन रियल लाइफ, करोजन और रैंसिडिटी। अब अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। तो अदिति, आपको कोई डाउट है? नो सर। कृष्णा? नो सर। शिवा? नहीं है सर। तो अब बेसिकली यहीं तक हम आज की क्लास रखते हैं। मेरा एम यही था कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर एक और बार रिवाइज हो जाए, जिससे नेक्स्ट टेस्ट में आप लोग इतना ऐसे मतलब ना करें, उस तरीके से रिजल्ट आपका ना आए जो इस बार आया है। नेक्स्ट क्लास में हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, तो आप ऐसे इसी वे से हम रिवाइज करेंगे। हैंड रिटन नोट्स मैं बना रहा हूँ उसके हम जो मेरे नोट्स हैं उसको भी हम देख सकते हैं, जो मैंने वो PDF के फॉर्म में भेजे हैं। लाइफ प्रोसेसेस हम ऐसे देखेंगे। तो आपका होमवर्क यही है कि लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है उसको आपको रिवाइज करके आना है।